हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया में होने वाले इलेक्शंस के बारे में। क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में 5 स्टेट में इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें कि नाम निकल के आता है हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा का। जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है हमारा यूपी इलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आखिरकार यूपी इलेक्शन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं और किसी स्टेट के इलेक्शन से। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट निकल के आता है कि यूपी में जो हमारी विधानसभा की सीट है, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उनका सीट काउंट है 403। क्योंकि यूपी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो कि पूरे इंडिया के और किसी स्टेट में इतने डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जिसकी वजह से जो यूपी में विधानसभा का सीट काउंट है वो सबसे ज़्यादा है। वहीं उसके बाद हमारा दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बनता है उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के सीट काउंट का। क्योंकि अगर मान लो किसी भी पार्टी को अगर अपना प्रधानमंत्री बनाना है तो उसको 272 सीट चाहिए होती हैं, जहां एक तरफ इकलौते यूपी में 80 सीट हैं लोकसभा की। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट यूपी के अंदर है, जिनका सीट काउंट है 31। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं यूपी इलेक्शंस के बारे में। तो जो लास्ट ईयर जब यूपी में इलेक्शन हुए थे वो 2017 में हुए थे, जिसमें कि बीजेपी ने 312 सीट पर जीतकर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाई थी। वहीं उसके बाद वापस से अब इलेक्शंस 2022 में उनकी डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें कि इस बार इलेक्शन 7 फेजेज में कराए जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो फर्स्ट फेज होगा वो 10 फरवरी को होगा, जिसमें कि नाम आता है हमारा शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद। वहीं उसके बाद जब ये सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट काउंट आएगा, यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 10 मार्च को। तो ये तो मैंने आप लोग बताया कि यूपी में इस बार कितने फेजेस में और कब से कब तक हमारे इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आखिरकार ये जिम्मेदारी लेता कौन है कि इस बार यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, यानी कि इलेक्शंस कराने की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी होती है, कौन सी संस्था है जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि उसको इस बार इलेक्शंस कराने हैं। तो उसमें हमारा नाम निकल के आता है ईसीआई, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके कि जो भी प्रेजेंट हेड हैं उनका नाम है सुशील चंद्रा। आप लोगों ने शायद इनका नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट कितनी डेंजर होती है। जब ये बंदा भाषण देने पे आता है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी कभी किसी भी स्टेट में इलेक्शंस की डेट अनाउंस करते हैं, उसके बाद उस स्टेट की जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी जितनी भी पावर है वो छीन ली जाती हैं। वो सब पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं इलेक्शन कमीशन को। और इस टर्म को एक नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है आचार संहिता। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार आचार संहिता होता क्या है, या फिर आचार संहिता कैसे लगाई जाती है और कब लगाई जाती है। तो आचार संहिता उसी दिन से अप्लाई हो जाती है जिस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर आके डेट्स अनाउंस करते हैं इलेक्शंस की। ये उसी दिन से लागू हो जाती है उस स्टेट के अंदर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के पास जो पावर होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है इलेक्शन कमीशन को। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि जितने भी गवर्नमेंट अपने एडवर्टीजमेंट करती है, जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे मोदी जी को पेट्रोल पंप पे कभी भी आप तेल भरवाने जाओगे तो मोदी जी हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो जितनी भी इसकी फंडिंग होती है एडवर्टीजमेंट की, या गवर्नमेंट की गाड़ियाँ जितनी भी यूज़ करी जाती हैं जिन पर सायरन लगा होता है, ये सब आचार संहिता लगने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट यूज़ नहीं कर सकती है। जितना भी पैसा गवर्नमेंट को लगाना होगा वो अपनी जेब से ही लगाना होगा। वहीं इसमें दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट बनता है कि कोई भी ऑफिसर रैंक का अगर कोई अधिकारी होता है तो उसकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग नहीं करी जा सकती इन द पीरियड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सबसे बेहतरीन पॉइंट बनता है इसमें कि कोई भी नया प्रोजेक्ट या फिर किसी भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा जाना हो, या फिर कोई योजना शुरू करनी हो, या किसी उसका इनॉग्रेशन भी होना हो, तो वो नहीं हो सकता जब कोड ऑफ कंडक्ट उस स्टेट में लगा हुआ हो। और उसके बाद फिर हमारा आखिरी पॉइंट आता है इस बार इसमें ऐड करा गया है कि इस बार जो कोविड पेशेंट्स हैं, यानी जिनको कोविड है, वो अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट अपना भेज सकते हैं। और इस बार जो रैली होंगी वो रैली वर्चुअली ऑर्गेनाइज होंगी, यानी कि जैसे कि आप मोदी जी को देखते हैं मन की बात से वो अपने नेशन को एड्रेस करते हैं, उसी तरीके से इस बार जो हमारी इलेक्शन रैली होंगी वो भी वर्चुअली होंगी। तो ये तो हुई कुछ डिटेल बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता के बारे में। तो अब मैं आप लोग बताऊं कि इसके ऊपर लास्ट क्या फ्यूचर प्रिडिक्शन होगी कि यूपी इलेक्शन 2022 में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यूपी में हमेशा कास्ट बेस्ड इलेक्शन हुए हैं।
जैसे कि जो बाकी स्टेट है उनकी एक रीजनल आइडेंटिटी है, जैसे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। लेकिन यूपी में जो है वो हमेशा जाति के आधार पर यानी कास्ट डिवाइड से इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी बड़ा स्टेट है और जिले भी इसमें 75 हैं। अगर हम बात करें बीजेपी के टेन्योर की, तो बीजेपी का जो 2017 से 2022 तक का ये लास्ट ईयर का जो टेन्योर रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी सेटबैक का सामना करना पड़ा है, जिसमें कि नाम आता है CAA प्रोटेस्ट का, जिसमें कि नागरिकता का जो कानून आया था उसके ऊपर जो यूपी के अंदर जो बवाल हुआ था उसका। फिर उसके बाद दूसरा हुआ था फार्मर बिल प्रोटेस्ट, जिसमें कि 3 फार्म बिल्स को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था वेस्टर्न यूपी में। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि बीजेपी के टेन्योर में जो हिंदू वोट बैंक है वो बीजेपी ने कैसे बढ़ाया है, तो उसमें आता है कि राम मंदिर का फैसला, या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, या फिर हम बात करें गंगा एक्सप्रेसवे की, या फिर ऐसा डिफेंस कॉरिडोर जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी कि बुंदेलखंड के अंदर। यही सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स थे जो लास्ट ईयर टेन्योर रहा था बीजेपी का। और इस बार जो यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 3 पार्टी हैं जो फ्रंट बैटल पे फाइट करेंगी, जिसमें नाम आता है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही, और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में ऐसा कौन सा स्टेट है जिससे कि यूपी का बॉर्डर टच नहीं होता। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।